लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 41। रतन पत्रों में जालपा को तो ढांढस देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रही हो उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपये की कभी कोई हकीकत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो, पर उसे किसी बात का अभाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है अगर सड़क अच्छी हो। नौकर चाकर, रुपये पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो, घोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार की सी थी। उसी सवार की भांति वह मंद गति से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी, दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती, लेकिन वह दुखी न थी, अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूसे खली में मगन रहती है। सामने हरे भरे मैदान है, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही है, पर वह पगहिया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। उसके लिए उस पगहिया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी साधन मिले हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मगन थी। हंसी, विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसा प्रायः सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की न उसे इच्छा थी न प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुखों को भुलाने के कितने ही ढंग हैं। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर है, संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई साधन नहीं, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था। सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खरा घूर रहा था। और यह सब हुआ अपने ही हाथ। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ और विचार से रहे तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वह पथ और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामखा उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरणासन्न हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाती। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की भी सुध बुध न रही। यह वह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था, इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो। पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला न बेचूंगी। बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे यह जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप यह स्वांग खड़ा करती हैं।
बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, आपको यहाँ न रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने होठ चबा कर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हैं, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने ब्रज सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वो मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी थी, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगोजा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हम में अलगोजा था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वह वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज न होती, पर हम उसका सम्मान करते। उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो मेरे साथ चले या रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपये का मकान काफी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वह हतबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृत्तांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलहदगी हो गई थी। अगर यह सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह यह सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा न था। अभागनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय न लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असन्ना था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी न ख्याल किया था कि एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह कर ही न सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वही आनंद था जो माता अपनी संतान को फलते फूलते देख कर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था। वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद के खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन यह कठिन समस्या उसके सामने आएगी, तो वह चाहे रुपये की लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी
क्या गर्मियों में वह शिमले ना जा सकती थी? क्या 2-4 और नौकर ना रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी। पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए, यही स्वप्न, इसके सिवा और था ही क्या? जो कल उसका था उसकी ओर आज आंखें उठाकर वह देख भी नहीं सकती। कितना महंगा था वह स्वप्न। हाँ, वह अब अनाथनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वह अनाथनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती है। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती? किसी चीज की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही ना होगा, लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी का क्या परवाह? वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीजें कल कहें लदवा कर भिजवा दूं। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ना तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है वह मैं हाथ से भी नहीं छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, यह आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आप वह मकान देख ले, 15 रुपया किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट ना होगा। जो जो चीजें आप कहे मैं वहां पहुंचा दूं। रतन ने व्यंग्यमय आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए एक कोठरी काफी है जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए जमीन है ही। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या है? उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसा ही है जैसे किसी गैर आदमी की चीज। मैं दया की भिखारिनी न बनूंगी। तुम इन चीजों के अधिकारी हो, ले जाओ। मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज न जबरदस्ती ली जा सकती है न जबरदस्ती दी जा सकती। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजूरी करके अपना निर्वाह कर रही है। मैं भी वैसी ही हूँ। मैं भी उसी तरह मजूरी करूंगी और अगर ना कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। यह कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया, इस घर को किसी चीज से मेरा नाता नहीं। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें न थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा न आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में इसकी आवाज पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती,
बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई तरका नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो। चाहे परिवार में एक ही बात, तुम अपमान और मजबूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की सैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका, कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बिठाने को कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता पर इस समय बाण सी लग रही थी। वह तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 41। धन्यवाद।